रहता। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बहुत डिपेंड करते हैं और उसकी वजह से जो हम आपस में एक इंटरैक्टिव सेशन जो है वो नहीं हो पाता है। तो मुझे ये पसंद तो नहीं है, पर अभी हमारे पास अगेन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस राइट नाउ, सो वी हैव टू मेक डू विद इट, राइट। सो वो एक मतलब ध्यान में रखते हुए हम जितना इसको समझ के लेंगे और जितना हम इंटरैक्ट कर सकेंगे उतना मैं कोशिश करूंगी। सो मेरी प्रेजेंटेशन का नाम है इंक्लूजन नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, एंड मैं बोथ हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बोलती रहूंगी। मेरी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी वेर एवर आई फील नेसेसरी। सो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना जो है माइक वगैरह बंद कर लीजिए ताकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस ना हो। तो मेरी आवाज और स्क्रीन सबको क्लियर है? तो एक जन कोई मुझे बता दें। यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। सो देन वी विल स्टार्ट। ऑलराइट, मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसका ओवरव्यू इस प्रकार है। सिंस एवरीबडी हियर इज फ्रॉम हायर एजुकेशन, so I'm going to focus on inclusion of students with disabilities in higher education, why and how. That is the मैं किस प्रकार से मैं करने वाली हूँ ये मैं चर्चा करने वाली हूँ। अभी सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समझिए कि कोई भी चीज अगर हम सीरियसली करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डेटा उसके लिए चाहिए होता है। When we have the data, then only we understand how important it is to address that issue. So हमारे यहाँ पे जो NSSO 2011 which is very old one, पर एक क्या बोलेंगे इसको, एक वैलिड क्रेडिबल जो डेटा है ये उस समय का है। उसके हिसाब से 3 crore of India's population constitutes person with disabilities. 3 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 3.6 lakhs are disabled youth, ठीक है, और 1.2% of the disabled youth are in the universities and colleges. 1.2% जितने हमारी पॉपुलेशन है डिसेबल्ड की, उसमें से वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। 98.8% of the disabled youth have no accessibility to India's higher educational system. मतलब हमारे जो बच्चे हैं with the disabilities, most of them ड्रॉप आउट कर जाते हैं 10th तक आते आते। बहुत कम मात्रा में, बहुत कम परसेंटेज में हायर एजुकेशन में जाते हैं। अच्छा, उनके लिए रिजर्वेशन है, सब है, तो वो कौन से बच्चे जाते हैं? जैसे फिजिकली डिसेबल्ड है, जिसको कोई और डिसेबिलिटी नहीं है, कॉग्निटिवली ही कैन फंक्शन जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। या कई आपको विजुअली इंपेयर्ड, जो सेंसरी इंपेयरमेंट है, विजुअली इंपेयर्ड है, हियरिंग इंपेयर्ड है, हियरिंग इंपेयर्ड भी कम, मोस्टली विजुअली इंपेयर्ड जो है वो हायर एजुकेशन में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनको कॉग्निटिव डेफिसिट कोई नहीं होता, तो वो आगे जाते हैं। बट जो बाकी हैं अदर डिसेबिलिटीज वाले, आप उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लीजिए, आप ऑटिज्म लीजिए, आप सेरेब्रल पॉलिसी लीजिए, जिनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज जिनको हम बोलते हैं, जिनकी उस प्रकार की क्षमताएं नहीं होती हैं, वो हायर एजुकेशन में ज्यादा नहीं जाते हैं। सो व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू सो दैट दे कैन आल्सो हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन? अब सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर हमारे पास लीगल मैंडेट क्या क्या है। क्विकली आई विल रन थ्रू इट, क्योंकि जब हम कहते हैं नो मैटर ऑफ चॉइस, उसका मतलब क्या है कि हमारे पास चॉइस नहीं है अभी, ये हमें करना ही है। क्यों? उसके बाद में देखिए, India is a signatory to the Declaration on the Full Participation and Equality of People with Disabilities in Asia Pacific Region. ये हमने, इंडिया ने इसमें साइन किया है कौन से साल में? 2000, यानी 20 साल पहले इंडिया ने ये कमिटमेंट दी है कि हम अपने सभी पीपल विद डिसेबिलिटीज को अपॉर्चुनिटी देंगे ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन। उसके बाद 2008 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के हम सिग्नेटरी बने थे। इंडिया उस यूएन कन्वेंशन का सिग्नेटरी 2008 में बना था, जिसमें अगेन वी रीइटरेटेड आवर कमिटमेंट कि हम लोग ऐसा सब करेंगे, लाइक द गवर्नमेंट विल टेक एवरी पॉसिबल स्टेप to include people with disabilities in mainstream education and mainstream rehabilitation. इससे पहले इंडिया इज आल्सो a signatory to Bicao Millennium Framework in 2002 for action towards an inclusive, barrier-free and rights-based society in Asia and the Pacific. Then the Ichinian strategy to make the right real, टू मेक द राइट रियल मतलब क्या था कि 2008 में जो राइट्स यूएन ने बोले हैं कि इन लोगों के हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं इन लोगों के, टू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग,
उस राइट को रियल करना है, वो खाली बात के लिए नहीं रहना चाहिए. वी हैव टू मेक इट अ रियलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एशिया एंड द पैसिफिक. दिस वाज इचियन स्ट्रैटेजी केम इन 2012. फिर आप सबको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो खाली स्पेशल एजुकेशन के बारे में नहीं है, इसको सब जानते हैं. 2015 में द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर गिवन व्हिच प्लेजेस फॉर लीविंग नो वन बिहाइंड, recognizing that the dignity of the human being is fundamental. ये उनका फंडामेंटल राइट है. और हमें जो SGD गोल नंबर 4 है वो पूरा क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है, और उसमें दोबारा से ये बात बोली गई है कि हमें जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है ये उनका फंडामेंटल राइट है, दैट दे कैन बी गिवन, दे शुड बी गिवन अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. हमारे कंट्री में राइट टू एजुकेशन एक्ट पहले 2009 में पास हुआ था, विच वॉज फोकसिंग ऑन ऑल द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. जो मार्जिनलाइज है वो खाली डिसेबल्ड नहीं है, उसमें जेंडर भी आ जाता है, कास्ट भी आ जाता है, सेक्स वर्कर्स के बच्चे आ जाते हैं, आपके लेबरर्स के बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारे उसमें जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के जो भी मार्जिनलाइज है उनके लिए ये एक्ट बनाया गया कि they have to be brought back to school in 2009. They have a right to education. But फिर 2012 में उसमें amendment किया गया ये बोल के कि हमारे को फोकस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पे ज्यादा करना है. इसके लिए 2012 में उसमें अमेंडमेंट लाएगी विच फोकस्ड ऑन, जब भी हमारा सर्व शिक्षा अभियान अंडर ये जो एक्ट है इसके अंडर सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, दैट वाज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडिया अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, ताकि सभी बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको हम स्कूल के अंदर लाया जाए. उससे हमारा एनरोलमेंट बच्चों का बहुत बड़ा, जो स्पेशल बच्चे थे उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में लाया गया तो एनरोलमेंट बहुत बड़ा. मगर ये देखा गया, फिर हमने एक सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर भी एक रिव्यू हुआ कि क्या वाकई ये बच्चे बेनिफिट कर रहे हैं जब उनको हम मेन स्ट्रीम स्कूल में ला रहे हैं. तो वो रिसर्चेस से ये पता लगा कि उनका फिजिकल इंक्लूजन हुआ है और एक्चुअल इंक्लूजन नहीं हुआ, उनके साथ बहुत अच्छा काम नहीं हो पा रहा है. वो क्लासरूम में तो आ गए हैं मगर उनके साथ एक्चुअल पार्टिसिपेशन, उनका एंगेजमेंट उनका नहीं हो रहा है. ये एक और एक मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न. देन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि हमारा PWD एक्ट के बाद 2016 में ये बहुत सारे मरहलों से गुजर के बैक एंड फोर्थ हो के ड्राफ्ट कितनी देर तक रहा. तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था हमारी कंट्री में जब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में पास हुआ. इस एक्ट की हमारे देश में बहुत ज्यादा लाइक इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट persons with disabilities, because it focuses on actual engagement, actual participation of every individual with disability in education as well as in society. Complete rehabilitation, हम आगे उसके बारे में और बात करेंगे. इसके तहत फिर समग्र शिक्षा, पहले जैसे सर्व शिक्षा था, इसके बाद अभी समग्र शिक्षा के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, which has proposed to treat school education holistically without segmentation from pre-nursery to class 12 for all. ये हमें क्लास 12 तक ये बोलता है इस अकॉर्डिंग टू समग्र शिक्षा कि ये हम खाली 10वीं तक नहीं करेंगे, 12वीं तक हमें ये ध्यान देना है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट सभी बच्चों का होना चाहिए राइट फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12. और अब लेटेस्ट जो है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी हाल ही में सामने आई है. पहले तो ड्राफ्ट पे बहुत चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, अभी उसका फाइनल फॉर्म हमारे सामने आ गया है, जिसमें अगेन आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो एम्फेसिस है वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे है. इसमें उन्होंने स्पेशल एजुकेशन को अलग बिल्कुल नहीं लिया है. इसमें वो क्या बात करते हैं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो सभी बच्चों की एजुकेशन है. उसमें आप जो स्कूल जोन्स की बात करते हैं, है ना, और जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बच्चों की बात करती है ये पॉलिसी, तो उसमें खाली डिसेबिलिटी की वो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खाली हमें डिसेबल के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें सभी बच्चों पे फोकस करना है. उन सभी बच्चों को हमें इंक्लूजन में लेना है, अपने मेन स्ट्रीम में लेना है जो भी डिसएडवांटेज है. राइट.
सो विद ऑल दिस लीगल मैंडेट, इसको बोलते हैं कि अब एक तरह से ये हमारे सर के ऊपर डंडा है कि हमारे को अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, वी हैव टू बिकम अलर्ट, aware that how do we now integrate these children, how do we include these children in our mainstream education at school level as well as at higher education level. Okay, now anyone can be successful in any environment if he or she has the right support. अभी हम उसको, जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसको हमने एक सिस्टम में डाल दिया और हम उसको कोई सपोर्ट नहीं देंगे तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा. द पर्सन विल सिंक. जब हम उसको यहाँ पर देख रहे हैं, आप एक फ्लोट मिला हुआ है तो वो स्विम कर सकता है. What is this float? This is a support system to that individual child. When I'm saying child, I don't mean a baby. I mean right up to higher education level. I'm used to saying the word child, but I don't mean child. मतलब सिर्फ बच्चे स्कूल एजुकेशन की बात नहीं कर रही. So what does this tell us? कि अगर हम उनको कोई सपोर्ट, राइट सपोर्ट नहीं देंगे और हम ये एज्यूम करेंगे, ये हम एज्यूम क्यों करते हैं? हमें क्या लगता है कि हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, आपको समझ में आता है तो आप समझिए, नहीं समझ में आता वो आपकी प्रॉब्लम है. So I teach the way I teach. If you follow it, well, wonderful. If you don't follow it, that's your problem. Fend for yourself. Then that person just sinks. जो हमने अभी तक देखा है क्या होता है जब हम उनको राइट सपोर्ट नहीं देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं. वो आगे एजुकेशन में कंटिन्यू नहीं करते हैं बिकॉज उनको वो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा. दे आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट सेटिंग. सो मेनी अ टाइम्स दे पुल आउट एंड दे गो बैक टू स्पेशल स्कूल्स. उनको लगता है कम से कम वहां पर हमारे नीड्स को एड्रेस किया जाता है, हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स है वो हमारे को हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाते हैं. सो दे गो बैक और दे ड्रॉप आउट. बट when we provide them support, when we should provide them support in the form of assistive technology, पर्सनल असिस्टेंस, इंस्ट्रक्शनल और करिकुलर मॉडिफिकेशंस, कितने तरह के सपोर्ट आज अवेलेबल हैं. आज कितनी सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ दैट पर्सन, उसको क्या चाहिए उसके प्रकार से, उसकी नीड के हिसाब से अगर हम उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी देते हैं. पर्सनल असिस्टेंस मीन्स अगर उसको 1-to-1 कुछ अटेंशन चाहिए, उसको रिसोर्स पर्सन की मदद चाहिए, लाइक जस्ट द class teacher, just the regular teacher in the classroom is not so well equipped. That teacher needs to associate, collaborate with a special teacher, a special educator, or have somebody else in the class. Like agar uske support needs high hai, तो he needs somebody in the class with him. For example, आप अगर hearing impaired है, उसको एक sign language वाला चाहिए, तो क्लास में एक साइन लैंग्वेज वाला एक्स्ट्रा बंदा बैठा हुआ है, उसको साइन लैंग्वेज से वो समझा रहा है जो टीचर पढ़ा रही है. दैट इज योर पर्सनल असिस्टेंस. ठीक है. इंस्ट्रक्शनल और करिकुलर मॉडिफिकेशंस, अगर हम उनके करिकुलम में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कुछ अडेप्टेशंस कर सकते हैं, अगर हम इस प्रकार की सुविधा इस बच्चे को देंगे तो वो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू स्विम. सो इट विल बी नीड बेस्ड according to each and every child what he needs. उसके हिसाब से अगर हम उसको right support देंगे, there is no way that he will sink. He will definitely be able to scale through. He will be definitely be able to pass through that particular जो भी जिसमें वो क्लास में है वो उससे आगे वो निकल जाएगा. जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम क्या इंक्लूजन की बात करते हैं ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. One is academic inclusion, then there is social inclusion, then there is environmental inclusion. सबसे पहले मैं environmental inclusion की बात करती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा the key to inclusion is environmental inclusion, which comes from the attitude of the people in the society. अगर मैं इस चीज में विश्वास ही नहीं करती कि ये जो बच्चा है, ये जो एडोलेसेंट है या यंग एडल्ट है, मेरी क्लास में इसको कुछ बेनिफिट होगा, तो मैं उसको बोलूं कि ये मेरी क्लास में है ही क्यों. अब अगर मेरे प्रिंसिपल ने, मेरे वाइस चांसलर ने बोला है कि नहीं अभी ये रूल आ गया है, पॉलिसी है, वी कैन नॉट डिनाई एडमिशन इवन इन हायर एजुकेशन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनका एक रिजर्वेशन कोटा है, आपको ये क्लास में इसको बिठाना ही पड़ेगा. मेरा एटीट्यूड अगर उसके प्रति ठीक नहीं होगा, मैं कहूंगी ओके बैठा रहे,
I will not teach the way the child learns. I will teach the way I teach. आपको जैसे मैंने पहले बोला, आपको समझ आता है, आए नहीं आता मेरी जवाबदारी नहीं है। एनवायरमेंटल जो फैक्टर है, इसमें हमारे बहुत सारे माइंडसेट, हमारा प्रेजुडिस, हमारे स्टीरियोटिपिक नोशंस, अरे कितना पढ़ा लोगे, क्या कर लेगा ये, क्या आगे जाके कलेक्टर बनने वाला है, ये आगे जाके डॉक्टर बनने वाला है, क्यों इसके ऊपर मगजमारी कर रहे हो, इसको तो कुछ आप केनिंग सिखा दो, कुछ उसको लिफाफे बनाना सिखा दो, कुछ दोज कैंडल मेकिंग सिखा दो, तो शायद ये कुछ कर लेगा। इसका हमारे क्लास में कोई काम नहीं है, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग, बिकॉज वी एज्यूम, हमारा ये एटीट्यूड, जो स्टीरियोटिपिक एटीट्यूड होता है कि जो भी इंसान डिसेबल्ड है, एक तो वो बहुत सिवियरली डिसेबल्ड होगा, और सभी जो है वो डेवलपमेंटली डिलेड होंगे, चाहे वो विजुअली इंपेयर्ड हो, चाहे हियरिंग इंपेयर्ड हो, चाहे ऑटिस्टिक हो। अभी जो ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं वो भी कई हाई फंक्शनिंग होते हैं, दे आर ऑल नॉट हैविंग कॉग्निटिव डेफिसिट, पर ये हमारा मेंटल क्या बोलेंगे स्टीरियोटिपिक बिलीफ्स हैं कि नहीं, जिसको भी डिसेबिलिटी है वो एक रेगुलर सेटिंग में बेनिफिट नहीं कर सकता है। और पहले तो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। अभी क्लासरूम हमारे जो है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में है, ऐसे यूनिवर्सिटीज में, ना वहाँ पे लिफ्ट है, ना वहाँ पे कोई रैंप्स है, तो जो फिजिकली चैलेंज है वो बेचारा व्हील चेयर से कैसे पहुंचेगा ऊपर के फ्लोर पे। हमारी वो एनवायरमेंटल में जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है वो भी नहीं है। फिर आप मटेरियल की बात करो, वो भी एक्सेसिबल नहीं है। तो एनवायरमेंटल जो है लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट में आज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अरे ये तो उसका कर्मा है, ये तो उसको भुगतना ही है, ये पास्ट कर्म की भोग रहा है, अभी इसमें क्या तुम कर सकते हो, अब उसको भुगतना है तो भुगतना, इसमें मैं और तुम क्या कर सकते हैं। इस तरह की जो हमारी मिथ्स जो डिसेबिलिटी से एसोसिएटेड है, तो ये एक एनवायरमेंटल बैरिकेड बना देते हैं, एक बैरियर बना देते हैं। उसी से सोशल बैरियर आ जाता है। जैसे एक स्टिग्मा अटैच्ड है। आज आपके साथ में शेयर करती हूँ, हमारे यहाँ पे हमारे बीएड प्रोग्राम में कई डिसेबल्ड लोग आते हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स आते हैं। अब एक लड़की थी जो कि लर्निंग डिसेबल्ड थी, मगर वो अभी लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसी डिसेबिलिटी है कि आपको दिखने में नहीं पता लगेगा। शी वॉज अ वेरी स्मार्ट गर्ल एंड बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। जो उसने डिसेबिलिटीज थे, शी वॉज एबल टू कोप विद दैट एंड शी वुड वर्क मच हार्डर एंड फॉलो मेनी स्ट्रैटेजीज, एंड वो कोप कर रही थी। अब क्योंकि उसने बीएड हमारे यहाँ से किया, एमएड यहाँ से किया, तो मेरी वो रिसर्च, जब हमारा एमएड डिसर्टेशन होता तो मेरी स्टूडेंट थी। तो हमें तब तक पता ही नहीं था कि वो लर्निंग डिसेबल्ड है, बिकॉज वो ऑन हर ओन कर रही थी कोप, उसको वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, कंसेशंस की जरूरत नहीं थी, वो कैसे तो भी मैनेज कर रही थी। नाउ व्हेन शी वाज डूइंग हर डिसर्टेशन विद मी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं उसके साथ फेस कर रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी, बार बार मैं उसको लिख के देती थी तो भी वो गलतियां कर रही थी। तो एक दिन शी जस्ट ब्रोक डाउन एंड शी टोल्ड मी, मैम यू डोंट नो दैट आई एम एक्चुअली हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। सो आई सेड, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। तो उसने बोला, मैम आपको पता नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स अगर कोई चीज में मेहनत करते हैं 1 घंटा, तो मुझे 4 घंटे उस चीज के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। मैं रात रात पर बैठ बैठ के अपनी खुद ही स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ, मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत मेहनत करती है। पर हमने ये डिसाइड किया था कि मैं और मेरी मम्मी मिलकर इस हम सिचुएशन को कोप करेंगे और हम लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेकर कंसेशन से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये हमारा एक डिटर्मिनेशन था। तो वो करते करते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैम मुझे आपका सपोर्ट चाहिए एंड आई डू नॉट वांट यू टू टेल अबाउट दिस टू एनीबडी। तो उस समय मैंने कहा ठीक है भाई, ओके, मैं नहीं बताऊंगी उसको। मैंने नेचुरली फिर एक्स्ट्रा मदद किया, उसने अपना एमएड कर लिया। अब बात ऐसे हुई कि 1-2 साल के बाद हमारा एमएड का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, मैं कुछ लेक्चर ले रही थी, तो मैंने उस लड़की का नाम लेकर मैंने बताया कि ऐसा देखो लड़की थी और उसने कितना अच्छा किया, और इतने अच्छे नंबर से उसने इवेंचुअली मेहनत कर करके ऐसे किया। सो आई जस्ट कोटेड इट एज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन डील विद योर डिसेबिलिटी। उस लड़की का मेरे को कुछ 2-3 महीने बाद एकदम ऐसे फोन आया कि मैडम मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि मैम आपने क्लास में मेरा नाम लेके ये आपने एग्जाम्पल दिया और मुझे किसी से ये पता चला, और मैंने आपको मना किया था कि आप मेरा किसी को नहीं बताएंगे, तो आपने क्यों ये चर्चा करी क्लास में? आई वॉज रियली फीलिंग वेरी बैड, तो आई रियली अपोलोजाइज टू हर कि आई एम सॉरी, मैंने तो इसको एज ए पॉजिटिव एग्जाम्पल लिया था। देन शी टोल्ड मी, शी सेड, मैडम आपको पता नहीं
कि किस प्रकार की हमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ता है. टुडे दैट गर्ल हैज डन MA इन साइकोलॉजी, शी हैज हर ओन क्लिनिक, शी वर्क्स एज अ साइकोलॉजिस्ट, प्लस शी इज रजिस्टर्ड फॉर PhD और वो बहुत अच्छा कर रही है. मगर वो आज भी इस बात को किसी के सामने नहीं लाना चाहती है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है. ये मेरी को पूरी कहानी सुनाने का मतलब मेरा क्या है कि ये जो स्टिग्मा हमारी सोसाइटी अटैच कर देती है डिसेबिलिटी के साथ, तो कोई भी इंसान सामने आके वो बोलने से घबराता है, कोई भी पेरेंट ये बताने से घबराता है कि मेरे बच्चे को ये डिसेबिलिटी है. और उसके बहुत ज्यादा रेपरकशंस होते हैं. जब आपका बच्चा छोटा है, जिसको हम अर्ली इंटरवेंशन का क्रूशियल टाइम मानते हैं, पेरेंट्स तो डिनाइल में रहते हैं या स्टिग्मा की वजह से बच्चे को सामने नहीं लाते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, कोई थेरेपिस्ट के पास नहीं लेके जाते हैं कि नहीं नहीं या तो ठीक हो जाएगा, हम अभी किसी को बता नहीं सकते. तो जो वो क्रूशियल टाइम होता है, यू मिस आउट ऑन दैट क्रूशियल टाइम. सो जो सोशल इंक्लूजन, जहां पर वो बच्चा एडल्ट एक प्रॉपर लाइफ जी सकता है विद फुल डिग्निटी, उसमें अभी हम बहुत बहुत दूर हैं. तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर है इन इंक्लूजन. ठीक है. अब आई बात एकेडमिक्स की. एकेडमिक्स में जैसे आपको पता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी यही बोला कि सब बच्चे रेगुलर स्कूल में है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं इंक्लूसिव स्कूल्स में, मतलब रेगुलर स्कूल्स में, उनको लगता है कि हम इन बच्चों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू एड्रेस व्हाट दे नीड. आई डू नॉट नो ब्रेल, आई डू नॉट नो साइन लैंग्वेज, आई डू नॉट नो हाउ टू टीच अ चाइल्ड विद ऑटिज्म. ये सब मैंने सीखा नहीं है, तो कैसे आप उसको मेरी क्लास में रख दोगे? राइट. तो ये एकेडमिक एक्सक्लूजन उनका हो जाता है बिकॉज द टीचर्स डू नॉट नो what is autism, what is cerebral palsy, what is this, what is that. lack of awareness है. तो क्यों आप उनको जबरदस्ती हमारी क्लास में भेज रहे हो, जबकि उनके लिए ऑलरेडी स्पेशल स्कूल्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं. हमारी क्लास में ऑलरेडी 40, 50, 60 बच्चे हैं. बॉम्बे में तो एक एक क्लास में 80, 90 बच्चे भी होते हैं. तो मैं ये डिसेबल्ड बच्चे को लेके कैसे करूंगी? उससे मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं उनके ऊपर इफेक्ट होएगा. मतलब उनके ऊपर मैं कैसे ध्यान दूंगी अगर मैं इस बच्चे के ऊपर ही ध्यान देती रही? सो इस प्रकार का एकेडमिक इंक्लूजन नहीं हो पाता. और अगर उनको जबरदस्ती हमने क्लास में ले भी लिया तो फिजिकल इंक्लूजन होगा, बट एक्चुअल इंक्लूजन नहीं है. उनके लिए कोई लर्निंग आउटकम्स नहीं तय किए जाते. उनके साथ एक्सपेक्टेशन ही बहुत कम होती है कि ये बच्चा बस मेरी क्लास में ये क्या कर लेगा. तो वो वाला एटीट्यूड से यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम एकेडमिकली. एंड ऑल्सो अभी तक हमारे यहाँ पे क्या था? नेचुरल प्रोग्रेशन. 8वीं क्लास तक ऐसे ही पास होते चले जाते हैं. 8वीं के बाद वो बच्चा जब 9th में जाता है तो उसको कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उसके साथ टीचर ने कुछ उसको अलग से उसके साथ कुछ काम नहीं किया है जो अकॉर्डिंग टू हिज डिसेबिलिटी वाज रिक्वायर्ड. सो देन वी फेल इन दिस इंक्लूजन. जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरा फेल हो जाता है. और हम वही फेलियर्स की एग्जांपल देके कहते हैं नहीं भाई ये फेल हो रहा है, वापस अपना स्पेशल एजुकेशन करिए, इंक्लूसिव क्लास में इस बच्चे को नहीं लाइए. सो वो सोच हमें बदलनी पड़ेगी. अब हमें अपना एनवायरमेंटल बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा, सोशली हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एकेडमिकली हमें अपने आप को इस तरह से इक्विप करना पड़ेगा कि दिस चाइल्ड कैन बेनिफिट इन अ मेन स्ट्रीम क्लास. सो वी सी अ पैराडाइम शिफ्ट. जो हमारी सोच है वो कैसे बदल रही है. पहले देयर वाज एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन ऑफ persons with disabilities or children with disabilities. बिल्कुल उन्हें एक्सक्लूड किया जाता था. उनको हम अब धीरे धीरे सेग्रीगेशन, मतलब उनको ले आए हैं मगर उनको अलग. यानी मैं आपको अभी दिखाती हूं कैसा उसका मतलब है. सेग्रीगेशन, दे आर ब्रॉट इन द सिस्टम बट दे आर स्टिल सेपरेटेड. देन केम इंटीग्रेशन, कि उनको मेन स्ट्रीम में थोड़ा थोड़ा लाया जाए. अभी जैसे हम सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे थे, इट वाज मोर अबाउट इंटीग्रेशन, कि उनको अंदर लाया जाए. पर उनके साथ हो क्या रहा है ये अभी नहीं पता था. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूजन, we say that they have to be completely participating like everybody else. Now here is this Venn diagram. This explains this very clearly. एक्सक्लूजन मतलब वो बिल्कुल बाहर है, बिखरे हुए हैं, कोई उनके तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है. These are your people with disabilities. This is your mainstream population. So nobody is doing anything with them. They are all over the place. Segregation is they are brought together. And now
द गवर्नमेंट, द सोसाइटी इज टेकिंग व्यू ऑफ देम कि नहीं इनके लिए कुछ करना है, बट इनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया। इंटीग्रेशन इज उनको बीच में लाया गया, दिस इज योर मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दिस इज योर डिसेबल्ड पॉपुलेशन, उनको बीच में लाया गया, बट फिर भी बीच में लाकर भी उनको सबके साथ एसिमिलेट नहीं किया, सबके साथ उनको मिलाया नहीं है। Whereas in inclusion, what we say is that they are just like everybody else. There should be no boundary dividing them from the rest. There should be no barrier dividing them from the rest. Inclusion means they are all assimilated with the rest. ठीक है? So this is the paradigm shift that we see from exclusion to inclusion. ये हमें achieve करना है। क्या ये achieve हो गया है? नहीं, मगर हमें इस तरफ बढ़ना है, इस तरफ हमें अपने कदम उठाने हैं। So the paradigm shift is from exclusion to inclusion, and we also see a paradigm shift from medical model of disability to rights based model of disability. तो ये थोड़ा हमारे को जो जनरल एजुकेशन वाले हैं ये थोड़ा पर्टिकुलरली उन्हें समझना जरूरी है। इसमें जब हम मेडिकल मॉडल की बात करते हैं, आज भी ये मेडिकल मॉडल कई लोग बिलीव करते हैं इसमें, जिसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है हम सोचते हैं उसी के अंदर प्रॉब्लम है। अब उसमें प्रॉब्लम है, वो डिसेबल्ड है, वो ऑटिस्टिक है, तो मैं क्या करूं, right? That approach कि the individual is autistic, so the problem lies with him, what can I do about it? Impairments and chronic illnesses often pose real difficulties, but actually they are not the main problems. Traditional view क्या बोलता है कि जो इंसान में कोई प्रॉब्लम है हम उसको अगर तो ठीक कर सकते हैं तो ठीक कर लो, नहीं ठीक कर सकते हैं तो I can't do much about it, right? Focus of the medical profession is to cure और एलिवेट द इफेक्ट। एलिवेट द इफेक्ट मतलब उसको जितना कम कर सकते हैं। अभी सपोज एक विजुअली इंपेयर्ड इंसान है, उसकी हमने सर्जरी कर दी तो हमारा काम खत्म है, पर हमने ये नहीं देखा वो सर्जरी करने के बाद भी उसकी जो आई कंडीशन ऐसी है, अगर हम उसका लाइट का कुछ मैनेज करें, फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा दें, कुछ हम उसका कॉन्ट्रास्ट जो हम उसको मटेरियल दे रहे कॉन्ट्रास्ट कुछ उसके हिसाब से हम एडजस्ट करें, तो ही कैन लर्न just like anybody else. खाली सर्जरी करके उसको वहां छोड़ देना is not the solution, but many a times we focus only on the medical intervention and leave it at that. उसके बाद क्या करना है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो कई बार हम अभी भी आज की डेट में भी मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पे ही हमारा फोकस अटक के रह जाता है, which is not correct. इसके बाद आया सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें यह बोला गया कि जो बैरियर्स हैं दे आर इम्पोज्ड बाय द सोसाइटी। डोंट फोकस ऑन द पर्सन, focus on the society, how those barriers can be removed, because the environment is inaccessible, the buildings, the services are inaccessible to the person with disability. There is a language barrier, there is a communication barrier. For example, अभी एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बंदा है, वो आपके साथ बातचीत नहीं कर सकता बिकॉज आपको साइन लैंग्वेज नहीं आती, मगर अगर हम कोशिश करें बेसिक साइन सीखे तो वही बंदा जो आपके साथ पहले कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था अब कम्युनिकेट कर सकता है, बिकॉज आपने वो एफर्ट लिया कि अरे इसके साथ मैं भी थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज सीख लूं। सिंपल एग्जाम्पल है, जब हम लोग ताली बजाते हैं तो वी क्लैप आवर हैंड्स बाय जॉइनिंग बोथ हैंड्स टुगेदर, राइट? अभी जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको उस ताली की आवाज नहीं सुनाई देती, तो उसके लिए एक साइन किया जाता है, जो लेफ्ट एंड राइट हैंड है उनको ऐसे शेक किया जाता है। वो जब हम ऐसे शेक करते हैं तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको समझ आता है कि आप उसकी बात से, उसके काम से बहुत खुश है, एंड ही अंडरस्टैंड्स द साइन दैट यू आर क्लैपिंग। तो एक सिंपल साइन आपने सीखा, मगर उस बंदे के साथ आपने कम्युनिकेट क्या किया कि आई एम हैप्पी विद व्हाट यू सेड और व्हाट यू डिड एंड आई एम क्लैपिंग फॉर दैट, राइट? सो हम एनवायरनमेंट में थोड़ी सी चेंजेस करके वी आर एबल टू कम्युनिकेट। सो सोशल बैरियर्स जो अब हमारे एटीट्यूड्स है, हमारी प्रेजुडिसेस है, हमारे स्टीरियोटिपिक थॉट प्रोसेस है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनको एज अनटचेबल्स यूज करना। क्यों? अरे वो हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं वो वही वाले हैबिट्स सीख लेंगे, उनके से तो उनको दूर ही रखो, नहीं तो वो भी बिगड़ जाएंगे, राइट? एंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर इनफ्लेक्सिबल। हमारा ये एडमिशन प्रोसीजर है, ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा मटेरियल है, इस प्रकार से हम लोग बुक्स रखते हैं। और वो ये जो ब्लाइंड है उसके लिए हमारे पास ब्रेल में कुछ नहीं है भैया, हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो ऐसा है तो हम ऐसा ही करेंगे। उसमें टाइम बेस्ड टेस्ट है, तो ये लर्निंग डिसेबल बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, नहीं हम नहीं दे सकते एक्स्ट्रा टाइम। ये 3 घंटे की एग्जाम होती है तो 3 घंटे की एग्जाम होगी, आपको उसी में खत्म करना है। और अगर आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपके मार्क्स कटने ही वाले हैं।
वी आर नॉट फ्लेक्सिबल. तो ये जो सोशल बैरियर है, दैट इज इनफ्लेक्सिबल. That is one model of disability which focuses on that we need to work on these barriers and remove these barriers so that the person with disability can be included in the mainstream society at all levels. आज जो हम बात करते हैं, इन प्रेजेंट टाइम्स वी टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी. जो मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा रीइटरेट करूंगी कि दो वी टॉक अबाउट राइट्स बेस्ड मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, बट स्टिल people in the community are fixated at either medical model or at social model. Very few are proponents or propagate human rights model of disability. बहुत कम लोग इस मॉडल को मानते हैं. अब ये मॉडल क्या कहता है? Persons with disabilities are rights holders like everybody else. उनके भी वही राइट्स हैं जो सबके राइट्स हैं. A person's disability has to be recognized and respected as a diversity. तो हम उसकी डिसेबिलिटी पे फोकस ना करें, अरे ये HI है, ये VI है, ये ऑटिस्टिक है. हम उसको सिर्फ ये मान के चलें कि उसमें कुछ डाइवर्स है, उसमें कुछ भिन्न है, मगर वो पहले एक इंसान है. उसकी जो डिसेबिलिटी है वो एक डाइवर्सिटी है. बट खाली उसी पे फोकस मत करिए, फोकस ऑन दैट इंडिविजुअल. तभी जब हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं अ विजुअली इम्पेयर्ड आशीष, आशीष हु हैज विजुअल इम्पेयरमेंट. जब हम बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड आशीष, तो हमारा फोकस उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट पे आता है. तो पॉलिटिकली यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी इज नॉट करेक्ट. व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग Ashish who uses a wheelchair, not a wheelchair bound Ashish. आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब हम अपनी टर्मिनोलॉजी चेंज कर लेते हैं, उससे हम कम्युनिटी में ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि दैट इंडिविजुअल needs to be respected, given that life of dignity, irrespective of his disability. Disability specific prejudices, attitudes and other barriers are discriminatory to enjoyment of a full life. जब आपके उनके प्रति ऐसे एटीट्यूड्स नेगेटिव होंगे या कुछ स्टीरियोटिपिक बिलीफ्स होंगे या प्रेजुडिस होंगे, तो आप हमेशा उनको डिस्क्रिमिनेट करोगे. किस चीज से? टू लिव अ फुल लाइफ. अभी ये ब्लाइंड है, इसको क्या मेकअप करने की जरूरत है? इसको क्या सजने संवरने की जरूरत है? इसको कुछ दिखता है क्या? Why is she into so much of makeup? Why should a blind person dress up like this? Why should an intellectually disabled person go to a parlor, go for facial and waxing? पागल है, उसको वैसे कुछ कौन देखने वाला है? उसको कोई उसके ऊपर दूसरी नजर नहीं डालने वाला, तो ये फैशन करने की क्या जरूरत है? That means when we have beliefs like that, attitudes like that, they cannot live a full life. We are discriminating against them. So ये prejudice, ये attitude हमें बदलने होंगे, because that is their human right. Responsibilities on the state and the society to ensure political, legal, social and physical environments that support the full inclusion and participation of persons with disability. इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? हम हमेशा खाली स्टेट के ऊपर नहीं कर सकते, मतलब खाली रूल्स के ऊपर नहीं जा सकते. अभी आपको ये पता है हमारी कंट्री इज रिच विद ऑल द लीगल मैंडेट. हमारे पास इतने पॉलिसीज और इतने रूल्स, इतने एक्ट्स बना दिए हैं फॉर इंक्लूजन ऑफ दिस पीपल. मगर अगर सोसाइटी ही रेडी नहीं है, तो वो रूल्स जो है, वो एक्ट्स जो है, वो पेपर पे धरे के धरे रह जाते हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली स्टेट की नहीं है, सोसाइटी की भी है कि इन लोगों को फुल इंक्लूजन, फुल पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले. नॉट ड्रिवन बाय कंपैशन बट बाय डिग्निटी एंड फ्रीडम. फाइनली वो क्या बोलते हैं कि हमारे को उनके प्रति दया नहीं होना चाहिए, विच इज सिंपैथी. Sympathy is not the right word. Sympathy is not the right approach. We have to treat them with dignity. आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ. हमारे यहाँ पे अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो हमारे ऑडिटोरियम के बाहर एक छोटा सा एक पट्टा जैसा था, जिसके ऊपर क्रॉस करके हमें अंदर जाने का मतलब अंदर जाने के लिए एक छोटा सा पट्टा था, जिसको क्रॉस करके हम अंदर जा सकते थे. वो हमारा यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, बरसों से ऐसा ही है और कोई हमें दिक्कत नहीं आती. तो अभी हमारी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें एक पैनल था ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज. तो उसमें एक व्हीलचेयर बाउंड लड़की थी. शी वाज एन अडल्ट एंड शी इज एन एक्टिविस्ट एंड वेल क्वालिफाइड लेडी. सो हमें ये बोला गया, जो उसके जिसके थ्रू हम उसको कांटेक्ट कर रहे थे, कि शी विल बी कमिंग ऑन अ व्हीलचेयर, सो मेक श्योर दैट शी डजंट नीड हेल्प ऑफ एनीबडी.
शी इज एन एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट लेडी। तो आप ये इंश्योर करिए कि जहां पर भी आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए, एंड शी डजंट लाइक एनीबडी हेल्पिंग हर एंड होल्डिंग हर हैंड एंड ऑल ऑफ दैट, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमने कहा हाँ ये तो हमारा नीचे ही है, हमारे को कोई स्टेप्स नहीं चढ़ना, कुछ नहीं करना, यस यस इट्स वेरी मच एक्सेसिबल, ठीक है, हमने ऐसा बोल दिया। हमारा ध्यान नहीं गया कि वहां पर एक ऐसे पट्टी जैसी लगी हुई है, जैसे डोर के बाहर ऐसे कई बार होती है ना पट्टी जैसे, तो वहां पर उसको अपना व्हीलचेयर उठाना दिक्कत होगा और वहां उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब जब ही हमारा इस तरफ ध्यान गया तो हमने वहां पर फिर अब हमें सोचा कि भाई हम उनसे बात कर लें और उन्हें पूछे, तो किसी ने बोला नहीं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, आपको इसको हटाना पड़ेगा या यहाँ पर कुछ इस प्रकार की रैंप बनानी पड़ेगी, इवन इफ इट इज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट। जरा सा हमें उसको पकड़ना था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मगर दैट इफेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन, सो प्लीज मेक अरेंजमेंट्स। सो वहां पर एक छोटी सी रैंप बनाई गई जिसके ऊपर से चढ़ के वो लेडी अंदर आई। सो ये उदाहरण मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि इतना तो दिया ना हमने, अभी और क्या। आपको पता है जब हम मूवी देखने जाते हैं, ब्लाइंड भी मूवी देखने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सब सुन पाते हैं, राइट? सो वी सी मेनी अ टाइम्स ब्लाइंड पीपल आल्सो एंजॉयिंग अ मूवी लाइक एवरीबडी एल्स। फिर ये देखा गया कि जब कोई मूवी में सीन चल रहा है जहां पर डायलॉग्स नहीं है बट कुछ एक्टिविटी हो रही है, कई बार ऐसे सीन होते हैं जहां पर एक्टिविटी हो रही होती है मगर कोई बोलता नहीं, समझिए कोई क्राइम सीन है तो वहां पर डायलॉग्स नहीं होंगे, चुपके चुपके जो क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, वो कुछ कर रहा है, जो देखने वाले तो देख रहे हैं कि उसने क्या चाल चली, कैसे वो चुपके चुपके अपना प्लान कर रहा है और मर्डर कर रहा है, और डायलॉग्स नहीं है बिकॉज कोई सुन लेगा, जाग जाएंगे लोग। तो अब वो मेन उस चीज, उस मूवी का वो क्रूशियल सीन है, जो ब्लाइंड है वो तो सुन नहीं पा रहा, वो क्योंकि वो देख नहीं पा रहा, तो वो फिर अपने जो उसके बाजू में बैठा है उससे पूछता है, अच्छा अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, और जब वो उसको बताता है तो कोई पीछे से बोलेगा प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज बी क्वाइट। तो वो जो ब्लाइंड है वो चुप करके बैठा रहेगा, बाद में पूछेगा कि क्या हुआ था, अच्छा उसने कैसे किया था। तो जो रेगुलर कम्युनिटी का एटीट्यूड होएगा, अरे इतने में खुश हो जाओ ना, एटलीस्ट मूवी तो देख रहे हो ना, क्या बड़ी बात है, थोड़ा सा सीन तुमको बाद में समझा दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। बट the activists for the blind said this is not acceptable to us. So now movies are transcribed. उसमें क्या होता है कि ये जो सीन है जहां पर कोई डायलॉग्स नहीं है उसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन करते हैं। ऑडियो डिस्क्रिप्शन मतलब उसमें वो बंदा अपने हेडफोन लगा के मूवी देखता है और उसको वो पूरा सीन डिस्क्राइब किया जाता है, अभी ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, अब उसने ये बंदूक उठाई, अब वो इस तरफ से जा रहा है, राइट से जा रहा है, जो भी उस सीन में हो रहा है वो सारा डिस्क्राइब किया जाता है। नाउ इज ऑल द कम्युनिटी, इज एवरीबडी डूइंग, जो भी मूवीज बनाते हैं वो सारे ऑडियो डिस्क्राइब होते हैं क्या? नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल आमिर खान जो भी मूवी प्रोड्यूस करता है, यू विल फाइंड ऑडियो डिस्क्रिप्शन फॉर दैट मूवी। क्यों? क्योंकि he believes in the fundamental right of persons with disabilities. He believes that they have to live a life of dignity और उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। So when we talk about inclusion, उसका मेन क्या होता है कि जितना कम से कम हम उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रखें, इस प्रकार से सोशल बैरियर्स हमें हटाने चाहिए। So this is just an example I wanted to share with you to highlight that how we can have that attitude of giving a life of dignity and freedom to persons with disabilities at all levels. Now just एक उदाहरण के तौर पे है, बच्चे सब स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं। सो हाउ कैन अ ब्लाइंड पर्सन प्ले स्नेक्स एंड लैडर्स? यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये टैक्टाइल बनाया गया है, इसमें ब्रेल में नंबर्स लिखे गए हैं। सो अ पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट कैन प्ले विद एनीबडी। तो ये साइटेड भी खेल सकता है, ब्लाइंड भी खेल सकता है, राइट? यहां पर एक और एग्जाम्पल है जहां पर लोग लेक के पास एक बोट खरीदते हैं और वहां पे बोटिंग करने जाते हैं। आजकल सुशांत सिंह का केस बहुत ज्यादा न्यूज में है और उसका आजकल आ रहा है कि वो एक लेक के पास उसका फार्म हाउस था, वहां पर उसके पास एक बोट वो लिया करता था और उसमें वो बोटिंग करने जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दैट इज अ फुल लाइफ इफ यू वांट टू लीड दैट काइंड ऑफ लाइफ। सो सपोज एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, हम उसको क्यों डिनाई करेंगे कि वो ये करेगा? एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, हम उसको क्यों डिनाई करेंगे कि ये वो एक्टिविटी नहीं कर सकेगा? तो यहाँ पर ये मैंने उदाहरण के तौर पे दिखाया है कि यहाँ पर उनको पूरा इस प्रकार से
सपोर्ट दिया जा रहा है कि वो अपनी व्हीलचेयर राइट अप टू दैट पॉइंट लेके जा रहा है और बाद में वो बोट में बैठ सकता है, and he can enjoy boating just like everybody else. So the point is we have to provide equal opportunities not just in education but also in recreation. यहां पे ये चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूं, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि फुल लाइफ वो इंसान लीड कर रहा है। यहां पे मैं एक सेकेंड, ओके जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको ठीक से समझ में आ रहा है? जी मैम, जी मैडम, जी मैम, ओके, then I continue, we will take questions later. Okay, so are you able to see my slide again? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am, yes ma'am. Okay. So rights of person, अच्छा जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, अगर मैं 4 लोगों से कोई भी 4 रैंडमली मैं उठाऊं और उनको बोलूं आपके हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, आपके हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, आपको अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इंक्लूसिव एजुकेशन डिफरेंटली। सो अभी दिस राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ने बोला है कि प्लीज अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। Okay, what does it say? Inclusive education is a system of education wherein students with and without disability learn together. Highlight क्या किया गया है? They learn together. And the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities. मतलब क्या है यहाँ पर कि हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि सारे इकट्ठे रहें, डिसेबल्ड भी और क्या बोलते हैं नॉन डिसेबल्ड भी, राइट? और इस प्रकार से इकट्ठे उनकी एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें कोई एक ग्रुप सफर नहीं करना चाहिए। वी आर नॉट वॉकिंग एजुकेशन ऑफ वन ग्रुप एट द कॉस्ट ऑफ अनदर ग्रुप, राइट? एवरीबडी हैज टू बेनिफिट फ्रॉम दैट सेटिंग, बट उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अडेप्टेशन करनी पड़ेगी इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, इन योर करिकुलम, एवरीवेयर। जो भी उस चीज की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है फिजिकल करना है सिर्फ, अभी पर्सन विद ऑन अ व्हील चेयर अगर है तो आपको सिर्फ फिजिकल अडेप्टेशन करनी है कि उसके सारे क्लासेस जो भी आपके यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है ग्राउंड फ्लोर पे हो, और अगर आपके यहाँ रैंप बनाने की सुविधा नहीं है देन यू जस्ट हैव देम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बाकी आपको कुछ अडेप्टेशन करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ फिजिकल अडेप्टेशन करना है। सिमिलरली अगर विजुअली इंपेयर्ड है, आपको क्या अडेप्टेशन करना है? आप उसको जो ब्रेल में टेक्स्ट बुक्स है उसको वो मटेरियल उसको मिलना चाहिए, वो बुक्स उसको मिलना चाहिए। बाकी कोग्निटिवली उसको कोई डेफिसिट नहीं है, जैसा आप पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उसको वही सब समझ में आएगा जैसे उसके बाजू वाले साइटेड बच्चे को समझ में आएगा। लाइक हमारे यहाँ पे बीएड है इन स्पेशल एजुकेशन, हमेशा हमारे पास एक आधा स्टूडेंट होता है जो विजुअली इंपेयर्ड होता है, तो हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हाँ, जब मैंने ऐसे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया तो अगर मैंने कोई पिक्चर उसमें दिखाया है तो आई विल एक्सप्लेन दैट पिक्चर। यहाँ पर एक बच्चा है वो ये कर रहा है, यहाँ पर एक लेडी है वो ये कर, जो भी वो सब मैं बताऊंगी। बाकी तो जैसे मैं लेक्चर ले रही हूँ वैसे ही लेक्चर ले रही हूँ, एंड ही इज लिसनिंग टू ऑल ऑफ दैट एंड ही इज मेकिंग हिज ओन नोट्स। अपना वो ब्रेल में वो अपना नोट साथ साथ लेते हैं, जैसे बाकी स्टूडेंट्स नोट्स लेते हैं वो भी अपना नोट्स ले रहा है। तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। वी हैव टू सी कि क्या वो बच्चे की नीड्स है, उसके हिसाब से सूटेबली अडेप्टेड। सभी के लिए सब अडेप्टेशन करने की जरूरत नहीं होती, जिसके लिए जो अडेप्टेशन की जरूरत है वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू मीट देयर लर्निंग नीड्स, एंड वी विल इंश्योर दैट ऑल ऑफ देम आर इन द same classroom. That is what Rights of Persons with Disability Act talks about when we say what is inclusive education. All students, regardless of any challenges they may have, are placed in age appropriate general education class. एज के हिसाब से आप उनको अपने क्लास में रखिए, दैट आर इन देयर ओन नेबरहुड, जहां पर वो हैं, schools to receive high quality instruction, interventions and supports that enable them to meet success in the core curriculum. Now इसमें क्यों इस चीज के ऊपर हाई क्वालिटी के ऊपर एम्फेसिस दिया है इस एक्ट ने? आई एम टॉकिंग इन कंटिन्यूएशन ऑफ RPWD एक्ट। हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन क्यों बोला गया है? क्योंकि कई बार, जैसे मैंने पहले भी बोला, the expectations from these students is much less. We underestimate the potential of students with disability in school education and in higher education.
सो जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही उनसे कम होगी, आप उतना उनसे, अगर उन्होंने थोड़ा भी कम किया, अरे वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, विल दैट स्टूडेंट पुश हिमसेल्फ और हरसेल्फ? नो. जब आप उसको पुश करेंगे, आई एम श्योर यू कैन डू बेटर, आई एम श्योर यू कैन इम्प्रूव ऑन व्हाट यू हैव डन नाउ, तब वो अपने आप को थोड़ा और पुश करेगा और बेटर होगा. और ये तो आप देखिए कोई भी क्लास में, forget people with disabilities, students with disabilities, कभी भी हमें एक होमोजेनस ग्रुप क्लास में नहीं मिलता है. कुछ स्मार्ट होते हैं, कुछ थोड़े कम स्मार्ट होते हैं, कुछ बहुत कम अच्छे होते हैं पढ़ने में, बट वो सारे हमारी क्लास में, हर एक के तो 80-90% नहीं आते, कुछ 40% भी होते हैं, 35% भी होते हैं, राइट? मगर हम उनका अनदेखा कर देते हैं. जो हमारी क्लास में ब्राइटर स्मार्टर बच्चे हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस करके अपना सिलेबस हमें खत्म करना, फटाफट फटाफट आगे आगे हम बढ़ते चले जाते हैं. वी डू नॉट रियलाइज कि जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो लोअर एंड में है, उनको तो समझ ही नहीं आया जो हम पढ़ा रहे थे हमारी रेगुलर क्लास में भी, राइट? फॉरगेट द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उनकी तो बात की बात है. तो ये जो है, और हम जब उनको उनका नजरअंदाज कर देते हैं, उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, तो वो बच्चा क्या होता है, अरे वैसे भी टीचर मेरे से थोड़ा क्लास में कुछ पूछने वाली है, इट्स ओके, आई एम फाइन, बिना पढ़े ही मुझे तो जैसा भी है, पास हुआ, फेल हुआ, देखा जाएगा, कोई बात नहीं. सो आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम आर लेस. हेलो हेलो, आप प्लीज अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दीजिए अनलेस यू वांट टू से समथिंग. तो हमें हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है, जिसमें जो हम इंटरवेंशन उनके साथ कर रहे हैं, हमें सपोर्ट चाहिए. हमें लगता है कि नहीं, हमको यहाँ पर एक स्पेशल एजुकेटर के सपोर्ट की जरूरत है. देयर इज नो हार्म. द एक्ट डज नॉट से दैट यू कैन नॉट टेक सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल एजुकेटर. डेफिनेटली वी कैन, इन द क्लास और आउट ऑफ द क्लास. वो अगेन डिपेंड करता है कि बच्चे की कैसी नीड है. लाइक वी कैन हैव अ शैडो टीचर, वी कैन हैव a translator, we can have a sign language person in the classroom. And हमारा राइट्स ऑफ ये जो है एक्ट है, ये इसका प्रोविजन भी देता है कि जहां पर बच्चे चूज करते हैं कि वो हाई सपोर्ट नीड्स में है और उनके नेबरहुड में इस प्रकार का कोई स्कूल है ही नहीं, तो वी कैन नॉट डिनाई एजुकेशन टू दैट चाइल्ड. तो फिर जहां पर उसको उसकी नीड बेस्ड एजुकेशन मिलती है, leave that choice to the child and the parent. If a child chooses, if the parent chooses a special environment, then fine. But if a child or the parent chooses inclusive school, inclusive environment, nobody can deny him that. That is his right. और अगर कोई डिनाई करता है तो उनको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है. दैट इज व्हाट द न्यू एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट सेज. मगर हमें हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है ये कि वो कुछ सीख रहा है. देयर इज नॉट जस्ट फिजिकल प्लेसमेंट, बट द चाइल्ड इज लर्निंग एज अप्रोप्रिएटली इन दैट क्लासरूम सेटिंग. ओके, नाउ इसमें हमें क्या चैलेंजेस आते हैं? अभी आप अगर ये पिक्चर देखेंगे, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक जो disabled person है, what are the major barriers? There is no entry for him in schools, in jobs. Various opportunities are not given to him. Though we talk about society for all, we talk about full participation, that is his right, but there may be physical barriers, there may be attitudinal barriers, because of which this person is not getting full access to live a full life. There are stereotypic attitudes, which we have already spoken about, like myths and prejudices. There is inaccessibility in the form of physical access barriers. There is lack of information for the parents, for the teachers. पता ही नहीं है क्या है, क्यों. मतलब आज मेरी क्लास में अगर बच्चा आने की, एडमिशन लेने की कोशिश करता है, तो प्रिंसिपल में से नो, वी डोंट वांट दीज चिल्ड्रन इन आवर स्कूल. हमें अपना स्कूल का 100% रिजल्ट लाना है. ये ऐसे बच्चों को हम नहीं एडमिशन देते, बिकॉज दे डोंट नो that the acts have been passed. You cannot deny a person, a child, a student admission. उन्हें पता ही नहीं है कि governments in different states have given provisions like concession है. For example, अगर कोई disabled बच्चा मेरे यहाँ पे B.Ed कर रहा है, हर 1 घंटे की एग्जाम के ऊपर उसको 20 minutes एक्स्ट्रा मिलेगा टाइम. मुझे पता ही नहीं, रूल्स ही पता नहीं है. सो देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट इज ऑटिज्म, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको क्या कंसेशंस हैं, उनके क्या क्लास में उनके लिए क्या क्या अडेप्टेशंस होनी चाहिए, मालूम ही नहीं है. एंड अगर मालूम भी है
अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अरे कहाँ पे इतनी ब्रेल बुक्स मिलती हैं कि एवरी चाइल्ड विल हैव हिज ओन कॉपी। अगर आपके पास प्रिंटेड बुक्स हैं, कम हैं, तो दो बच्चे शेयर करके वो एक बुक में से देख सकते हैं, मगर ब्रेल की बुक जो है वो दो बच्चे शेयर करके नहीं पढ़ सकते, बिकॉज हर एक बच्चे का इंडिविजुअल हैंड उस बुक के ऊपर चलता है। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आज हम ई लर्निंग की बात करें, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें, इतनी सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव है, so that is not available to our students. So unavailability of resources also becomes a challenge. So these are the main challenges that I have put forward when we talk about education at higher level or at school level, at any, I'm basically talking about education of persons with disabilities. Now, what is your attitude? This is just a cartoon I have put so to reflect कि हमारी basically most of us, how do we look at a person with disability? The worst thing about a disability is that people see it before they see you. वो पहला उनका नजर किस पे जाती है? ओ, आप एक क्लासरूम में बैठे और एक बंदा व्हील चेयर पे आता है, पहले नजर आपकी उसकी व्हील चेयर पे जाती है। कोई ब्लाइंड इंसान आता है केन लेके, तो पहले आपकी नजर उस पे जाती है कि वो केन लेके आ रहा है। और अगर वैसे ही कोई क्लास में एंटर करता है, आप उसको देखते भी नहीं हो। उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ ऑब्सक्योरिटी। मतलब आप किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि सबकी नजरें मेरे पे डली हुई हो, है ना। वी डोंट लाइक एवरीबडी लुकिंग एट अस विद दोस आईज, अरे इसको क्या हो गया। कई बार हमको ऐसा लगता है अगर कोई हमें देख रहा है कि क्या हुआ, मैंने कपड़े ठीक ही पहने हैं ना, मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पहन लिया, कुछ गलत तो नहीं, क्यों सब मेरे को ऐसे घूर रहे हैं। जब कोई हमें घूरता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। और यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अगर विद एनी डिसेबिलिटी आपके क्लासरूम में आएगा, सारे उसको घूरने लग जाते हैं। बट यू डोंट लुक लाइक वन ऑफ दोज मेंटली इल। मतलब they want those people with disabilities to look differently. That's because I'm disguised as a human being today. क्या मतलब है कि भी मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं भैया, मेरे को एक ह्यूमन बीइंग की तरह से देखो। आपको क्यों लगता है कि मैं मेंटली इल अगर हूं तो मुझे एक अलग तरह का इंसान दिखना चाहिए? टुडे जोक है, इट्स अ जोक, इट्स अ कार्टून जोक कि because I'm disguised as a human being today, but this is the kind of attitude people with disabilities have to face day in day out. And not just with people with disabilities. अभी हमारा कल, मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ। हमारे कल कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए इंटरव्यूज हो रहे थे, तो एक लड़की रिजर्व कैटेगरी की थी एंड वेरी स्मार्ट गर्ल, अगेन शी वांट्स टू अप्लाई एज अ टेम्पररी टीचिंग फैकल्टी। तो हम मतलब जो इंटरव्यू पैनल होता है उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिजर्व कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एसोसिएट प्रोफेसर थी फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट, who's also coming from reserve category. So she asked this girl, she said, tell me, what kind of discrimination have you ever faced, or have you not faced it ever? Because she is a very good looking smart girl. So she said, ma'am, on one end we say कि भी reservation नहीं होना चाहिए, it should be only based on economic status of people, because बहुत लोग जो है वो इस बात को ऑब्जेक्ट करते हैं कि सब कोटा रिजर्व के लिए है और उनको देखो इतने पैसे वाले हैं, उससे अच्छा किसी गरीब को देना चाहिए जो गरीब है, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी, तो ये हमारा हक छीन रहे हैं। सो पीपल आर रियली एंटी रिजर्वेशन। देन शी सेड, मैम अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि भले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में से हूँ, मैं इकोनॉमिकली पुअर नहीं हूँ, तो मेरे लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बट वो रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए मैम, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। What did she say? She said, ma'am, in the school, nobody really cared because I never said I'm from reserve category. It was never known. I was fine. When I came to college, जब भी हमारा एडमिशन चल रहा था, कहीं तो बे ये किसी को पता लग गया कि आई बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, बिकॉज आई गॉट एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। बॉम्बे में 10th के बाद 11th 12th कॉलेज में होती है, और उस समय बहुत मारामारी होती है। तो उस मारामारी में शी नेचुरली गॉट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। अब वो उसके पियर्स को कहीं पता लग गया भी इसकी तो परसेंटेज हमसे कम थी, उसको नहीं मिला, इसको कैसे मिला, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। शी सेड इमीडिएटली, मैम सबका एटीट्यूड टुवर्ड्स मी चेंज्ड। जो मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते थे वो मेरे से डिस्टेंस करने लगे, उनका एक देखने का तरीका मेरे प्रति बदल गया। सो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड टू रिजर्व कैटेगरी, सो दिस रिजर्वेशन पॉलिसी हैज टू बी देयर। सो मैंने उसको ये बोला कि रिजर्वेशन पॉलिसी से क्या लोगों के एटीट्यूड बदल जाएगा? तो शी सेड, मैम ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स व्हेन दे विल सी पीपल फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी इन वेरी गुड पोजीशंस,
कि जो भी रिजर्व कैटेगरी का वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे है, अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों का एटीट्यूड बदल जाएगा। वेल, उसके साथ तो मैंने इस बात पे आगे ज्यादा बहस नहीं किया, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एटीट्यूड बदलने के लिए ये रातों रात एटीट्यूड नहीं बदलता है। वी हैव टू रियली वर्क एज अ कम्युनिटी to change this attitude towards every person who is marginalized. और उसमें हमारे students with disabilities are one section of that community. Because of our negative attitudes, they are not accepted. They are constantly facing that stigma. आप बोलोगे मैं तो नहीं ऐसा करता, आप नहीं करते होंगे, दूसरा करता होगा। डीप इनसाइड द हार्ट कहीं ना कहीं पे वो स्टिग्मा है। अभी मैं इस फील्ड में 25 साल से नहीं, आज 27 साल हो गए मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। 27 साल से मैं स्पेशल एजुकेशन में हूँ, उससे पहले मैं एज साइकोलॉजिस्ट कहीं और काम करती थी। तो 27 साल से मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में जुड़ी हुई हूँ। कुछ साल पहले, आई वुड से इट वाज मे बी 2012 और 13, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो उसने बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट किया था, अगेन साइटेड गर्ल, वेरी ब्राइट गर्ल, एंड शी वाज वर्किंग इन सेंट जेवियर्स कॉलेज, यहाँ पर है बॉम्बे में। यहाँ का मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेज है, मोस्ट मतलब बहुत बहुत बेस्ट कॉलेज उसको माना जाता है, सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो वहां पर उसको जॉब मिल गया, क्योंकि वहां पर एक सेंटर है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जहां पर मतलब दे प्रोवाइड दिस assistive technology support to people with visual impairment at all levels from school to higher education. So they have this center of XRCV, इसको बोला जाता है Center for Visually Impaired, Xavier Center for Visually Impaired. तो वहां पर because this girl had done B.Ed in visual impairment, उसको वहां पर जॉब मिल गया। So she was doing very well, करते करते suddenly I came to know कि उसको वहां पर एक लड़का है who's totally blind, she is in love with him and she's getting married to him. Now, I'm sharing with you, which is politically incorrect for me to say, but why am I sharing it with you? To highlight the point how our attitudes are. No matter I have been in the field 2012 में, भाई 8 साल कम करो तो भी 21 years के करीब में थी, या 20 years तो 19 years मुझे already डिपार्टमेंट में हो चुके थे, 19 years, okay? My first reaction, because I was very fond of that girl, she's a very bright girl, comes from a Catholic family, and देखने में भी बहुत अच्छी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी, जॉब भी उसकी अच्छी। My first reaction was, oh, she's marrying Ram. अरे, oh my God, like कहीं पे मुझे थोड़ा सा वो लगा, like why is she marrying a blind person? This is our attitude, because we feel कि अगर कोई अच्छा है तो उसको डिसेबल के साथ क्यों शादी करना चाहिए? And then, you know, जो और उसके स्टूडेंट फ्रेंड्स थे, जो मेरे स्टूडेंट्स थे और उसके फ्रेंड्स थे, they said, ma'am, you have to meet Ram. He's a wonderful person and he will really keep her very well and she's so happy. So then I had to say, okay, I just wish everything works out well for them. Her parents are accepting and whatever. आज उस लड़की को 2012 की ये बात है, आज हम 2020 में है, she's happily married with this boy. And if I have to now look at somebody else who says I want to marry a person with a disability, I'm sure my attitude will change. It will not be the same reaction, because I have experienced this with this girl. Yes, a marriage can be successful between a sighted person and a person who's visually impaired, right? And why am I saying this? Why am I highlighting this? कि जब तक हमको वो experience नहीं होता है, sometimes we do not have that change in our mindset. We need to go through these experiences, then only our mindset will change. तभी मैं बोलती हूँ, जैसे मीडिया है, it plays a very important role. We just talk about inclusive education, but people in the community do not know what it is all about. So unless we highlight these cases, unless we bring in people with disabilities in the mainstream, तब तक वो attitudinal change नहीं होगा. Okay? Okay, now again, I'm talking about some environmental barriers here. Now you see, is our environment barrier free? Look at the kind of ramp here. Look at this person, like at some places, you will have this signage, which a visually impaired person can feel, know which is his classroom, he will be able to go there. But if it is not there, a person is always dependent on others for being told kahan jana hai, kahan nahi jana, uski orientation, mobility ke liye. We are not making the environment accessible to him. Now again, here we are providing assistive technology, then the person becomes independent. यहाँ पे कुछ examples है, अगर कोई चैप्टर में ग्राफ है, डायग्राम्स है, we say forget it, ये तो ब्लाइंड बच्चे को नहीं दिखाओ, उसको नहीं दिखाओ, बस वो वर्बल लेक्चर से जितना उसको समझ में आता है ठीक है.
No, there are provisions where you can produce material which a blind person can feel tactually, जैसे यहाँ दिखाया गया है वो tactually. So you are giving him access to everything that his sighted peer has an access to, right? Okay. And हमारी information now again यहाँ पे एक कार्टून का मैंने सहारा लिया है to make a point. Class, all year long I have taught each of you to learn at your own pace in your own personal style. So that means this teacher is very modern, very progressive. वो सब बच्चों का अलग अलग learning style समझता है और उनको उसने उस हिसाब से पढ़ाया है और हर एक स्टूडेंट को अपने पेस पे आगे बढ़ने का opportunity दी है. That means he is very flexible. फिर क्या बोलता है? I have set goals for each of you individually to help you reach your own unique potential, and now the results of that will be measured. अब टेस्ट का टाइम आया, मतलब पढ़ाने के समय तो उसने सबका इंडिविजुअल उनकी क्या क्षमताएं हैं उसके हिसाब से पढ़ाया, मगर जब टेस्ट के टाइम आई तो उसने क्या किया? विद अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. मतलब एक ही टेस्ट सबके लिए, तो फिर गलत हो गया. उसके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया उसने. Because even your evaluation cannot be standardized for all the children. You have to be flexible. जैसे मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया कि आपने चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को 20 minutes 1 hour में एक्स्ट्रा टाइम दिया. So you're not making it standardized. You are making it flexible. आपने क्वेश्चन पेपर दिया है प्रिंट में, इसको आपने क्वेश्चन पेपर दिया है ब्रेल में. आप क्वेश्चन पेपर देके क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट दिस चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी wants that extra input from you where you explain each question. So you're not making standardized instructions. You're flexible and you're making your evaluation, again, adapted according to the needs of the child. Right? Needs of the student. So यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आपका सारा आपने किया था जो है वो सब पानी हो गया because आपने again कोई flexibility नहीं दिखाई. So when we are teaching at any level, at school level, higher education level, we have to remember these things, that each one we keep in mind their individuality. We set goals according to their needs. And when we test them, when we evaluate them, of course we have to evaluate them, but according to their needs, we have to make certain provisions. Okay. Now, when we talk about inclusion, so how do we get this inclusion done in a regular classroom? There are so many ways. I have listed them down here, but I'm not going to talk about in detail any of these because you will be having sessions. I've been told कि आपको sessions हैं UDL वगैरह पे आपके अलग sessions होने वाले हैं. So I'm just going to see, ये एक जिसको बोलते हैं कि हमें एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ ये बातें हैं, practical नहीं है. It is not like that. It is practically possible. It is happening all over the world. Yes, the onus lies on you to make it possible. So if अगर वो knowledge, वो skills हम सब teachers को सिखाएं तो ये possible है. अभी यहाँ पे मैं एक और जिक्र करना चाहूंगी. National Education Policy is focusing on teacher education, is focusing on training the existing in-service teachers and those teachers who are already in pre-service teachers and already those who are in job in-service teachers, so that it is not like thrust upon them. उनके ऊपर ऐसे मजबूरी जैसा नहीं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि they are able to have inclusive education, they learn inclusive pedagogy, and they are able to make this inclusion a reality, and it's not just a talk. So response to intervention means where, depending upon the needs of the child, you are responding. You do not pull them out in the beginning. There are 3 layers to it कि किस लेवल पे बच्चे को आपको बाहर निकालना है. और बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा सिवियर नीड्स होती हैं. ज्यादातर बच्चे वही होते हैं जिनका अगर आप रिस्पॉन्स क्लासरूम में ही देंगे तो वो क्लासरूम सेटिंग में ही, रेगुलर क्लासरूम सेटिंग में ही they will be able to pass through that. Differentiated instruction is where we talk about adapting the content, adapting your method of teaching, adapting your classroom environment. Differentiating means usko differ karna, alag alag karna, depending upon what child you have in the class. Universal design of learning also focuses on multiple ways of representation, multiple ways of engagement of the child, multiple ways. मतलब क्या, अलग अलग तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं. जैसे एक उदाहरण मैं आपको यहाँ देती हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा
यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की हो रही है। आपका इसके ऊपर सेशन भी होगा, उससे आपको पता लगेगा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। कि अगर आप क्लास में एक मॉडल लेके जाते हैं तो इट्स अ विजुअल सपोर्ट टू अ चाइल्ड विद से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आप एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल उसको दिखा रहे हैं, थ्रू मॉडल आप कोई कॉन्सेप्ट उसको समझा रहे हैं। अब जब आपने उसको समझाया तो वो बच्चे को जो इंटेलेक्चुअली में भी बहुत ज्यादा लेट्स से मॉडरेट है इन हिज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसकी डिसेबिलिटी मॉडरेट लेवल की है, तो जब आपने एक मॉडल का यूज किया तो उस बच्चे को समझ में आया। अब आपकी क्लास में कोई और स्टूडेंट है जो कि बहुत स्मार्ट है, उसको मॉडल की जरूरत नहीं थी, जस्ट बाय योर वर्बल डिस्क्रिप्शन उसको वो समझ में आ जाता। मगर अगर आपने ये मॉडल यूज किया तो क्या उस बच्चे को कोई नुकसान हुआ? उस बच्चे को नुकसान नहीं होगा, बल्कि ही विल एंजॉय योर टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि आप अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हैं व्हाइल यू आर टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का एम्फेसिस है कि आपकी क्लास में क्या बच्चे हैं, कोई विजुअल लर्नर है, कोई ऑडिटरी लर्नर है, कोई लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर है, उस प्रकार से आप मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन रखिए। आप विजुअल एड्स भी लेके जाइए, ऑडिटरी एड्स भी लेके जाइए, मल्टीपल जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, जिससे आपकी क्लास का हर बच्चा वो लर्न बेटर कर सकेगा, सीखना उसका और इजी हो जाएगा, ही विल एंजॉय दैट लर्निंग। NEP का focus is on joyful learning. What is joyful learning? Where everybody is enjoying that learning, whatever you're teaching in the class. आप एक ही monotonous तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया था, तो learning is not joyful. How many teachers are making PowerPoint presentations in the class? How many teachers are using a smart board in the class? How many teachers do give access to their students to use computers in their class? Maybe not in the class, in the computer lab. ये हम एक आउटराइट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, नहीं अभी तो नेट नहीं है, हमारे पास तो कंप्यूटर्स नहीं है। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग स्कूल्स इन बिकमिंग technologically savvy. According to new education policy, the amount of funds that will be reaching out to the schools and universities and colleges, so much more. Even though it's a state subject, the state and center are supposed to coordinate to improve the quality of education of all the children, not just special children, all the children. Right? So we have to be accepting as teachers in higher education. हमें ये सोचना है कि नहीं, अगर हम मांग करेंगे, अगर हम चाहेंगे, तो yes, the resources will be sooner or later provided to us. Right? Curriculum adaptation, which is again very crucial. जो भी हमारा curriculum है, NCERT has come up with books which examples कि किस प्रकार से आप curriculum adapt कर सकते हैं बच्चों के लिए। आजकल NCERT एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है e-learning के ऊपर, because now the focus again of new education policy with this COVID is again lot of things have to be done in through e-learning mode at university level, college level, school level, everywhere. So we are in the process of developing e-content following principles of universal designs of learning. तो curriculum को आप कैसे adapt करोगे तो कि जो बच्चा है, जो visually impaired है या autistic है या mentally challenged है, किस प्रकार से करिकुलम अडेप्ट करोगे। कुछ उसमें ज्यादा नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, कोई भी चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप उसको कैसे कॉन्क्रीट एग्जांपल देके सिंपल करके आप उसको क्लास में पढ़ा सकते हैं। एंड देन यू लीव इट टू द स्टूडेंट, जो जिस लेवल का है उसको उस प्रकार के चैलेंजिंग टास्क दे सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग, अभी जैसे मैंने बताया हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में है विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली चैलेंज और लर्निंग डिसेबल्ड, कई प्रकार के स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, तो वी असाइन पीयर मेंटोर्स, वी असाइन टीचर मेंटोर्स, सो दिस आल्सो वर्क्स वेरी वेल विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। को टीचिंग, ये भी हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे किसी और स्पेशल टीचर की जरूरत है तो उसकी मदद, सपोज मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन विजुअल इंपेयरमेंट है, मगर मुझे इस समय मदद चाहिए somebody who is specialized in learning disability, so I take the help of that person who's trained in learning disability to be in the class with me and help that particular student how to use a particular strategy to understand that concept better, जो मैं सबको सिखा रही हूँ। कोऑपरेटिव लर्निंग इज वेयर वी असाइन ग्रुप्स, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करके स्टूडेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं, उन्हें कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ
मल्टीपल मतलब एबिलिटी होती है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, इट्स मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग. दे लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड दे टेक अप दैट प्रोजेक्ट एंड डू इट टुगेदर विद सपोर्ट ऑफ ईच अदर. रिसोर्स रूम मॉडल, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये जेवियर्स जो है इट्स अ रिसोर्स सेंटर. अब हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, अभी मेरे डिपार्टमेंट में असिस्टिव टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जॉब सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारी चीजें जो है जो ब्लाइंड यूज करते हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में नहीं है. सो देन आई रेफर देम टू दिस रिसोर्स रूम विच इज इन जेवियर्स कॉलेज. at their free time, please go to that center and take help from there. कोई भी उनकी बुक है या कोई टेक्स्ट टू ब्रेल करना है, ब्रेल टू टेक्स्ट करना है, इस तरह की उनकी जो नीड्स होती है स्टूडेंट्स के एट कॉलेज लेवल, they go to this center and take help from there. So every school or every organization should tie up with a resource room which can provide all the services which are required for a person with disability in your setting. तो उस समय वो जाके सर्विस ले लेगा एंड वापस आपकी क्लास में आ जाएगा. राइट. सो आउट ऑफ जो क्लास टाइम होता है, मतलब सपोज हमारा 9 से 5 है, सैटरडेज वी डोंट वर्क, सो सैटरडेज को वो जाके रिसोर्स रूम में जा सकता है या 5 बजे के बाद जा सकता है. सो दीज नीड टू बी वर्कड आउट. सो द कोलैबोरेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्पेशल एजुकेटर, your center, your university, your college and resource room centers is very very essential. मान लो मैं बोलूं नहीं जी हमारा भी 5 बजे बंद हो जाता है, तो उसका क्या फायदा फिर तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना. सो वी हैव टू वर्क आउट हाउ इट कैन वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ओके, नाउ डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड इन द न्यू एक्ट आर 21. तो हमें इन सब डिसेबिलिटीज से घबराना नहीं चाहिए, because there are many disabilities which are not affecting the education part of it. For example, आज मेरी क्लास में a person who has thalassemia or hemophilia, sickle cell disease, it doesn't matter, they are all blood related problems. So yes, uska kya hai, maybe he has to go for medical intervention more often, so I have to give him that flexibility. Okay, you may go, if you have missed a lecture, you can come back to me and I will take an extra class with you. Khatam ho gayi baat. Right? Acid attack victim है, कोई उसको और कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्यों हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए कि अगर कोई उसका इमोशनल ट्रोमा है, आई हैव टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट स्टूडेंट इन माय क्लास. राइट. सो इस प्रकार से जो मेन डिसेबिलिटीज हैं जहां पर आपको वो करना है, वो ब्लाइंड, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, अगेन कुछ नहीं करना है, बिकॉज इंटेलेक्चुअली दे आर फाइन, देयर मे बी मोर इमोशनल इश्यूज. राइट. सो जो एजुकेशनल इंटरवेंशन जो चाहिए वो बहुत कम में चाहिए. बाकी जो डिसेबिलिटीज हैं, देयर कुड बी मेडिकल इंटरवेंशन, देयर कुड बी इमोशनल इंटरवेंशन, देयर कुड बी साइकोलॉजिकल नीड ऑफ दैट चाइल्ड और दैट स्टूडेंट. सो वी हैव टू give that intervention accordingly. So 21 disabilities सोच के एक अपने दिमाग में हमें हवा नहीं रखना चाहिए. So finding the right fit, if we look at it like now what, how? So we have to identify strategies towards making classrooms more inclusive for diverse learning needs. We have to find what will be those strategies. Supporting mainstream schools and colleges to become inclusive of diverse learners is imperative towards giving all learners the access and opportunity for a more equitable form of education. मतलब हमें क्या क्या सपोर्ट लगेगा वो आइडेंटिफाई करना है और वो हमें देना है, हमें इंश्योर करना है. लाइक वी हैव टू बिकम एडवोकेट्स फॉर दीज पर्संस विद डिसेबिलिटीज, दैट इफ दे नीड दिस सपोर्ट वी हैव टू गेट देम दैट सपोर्ट सो दैट दे गेट इक्विटेबल फॉर्म ऑफ एजुकेशन. मतलब सबको वो मिले जिसको जो चाहिए. आज IIM में किसी को आप डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन. अगर उसको IIM में एडमिशन लेना है, he has cleared the exam, he has every right to be admitted into any IIT or any IIM. This is what it focuses on. This begins with classroom practice around teaching and learning, but it also concerns with policy and culture of the institute that questions educator mindsets. जैसा मैंने पहले बोला कि पढ़ाना तो है ही, मगर जो पॉलिसी स्कूल की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है, अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनको वो पॉलिसी पे काम करना होगा कि yes, we will have a policy where we are flexible in our intake, where we are flexible during our evaluation, where we are flexible in our pedagogy, and we create that culture in our organization, be it college, be it in university department, where we are welcoming, where we are embracing this diversity. That culture will be created only if the people at the top, the administrative head,
they are sensitized, they believe in inclusion, they believe in the rights of the persons with disabilities, then only they will transfer that to the bottom. है ना? Teachers तभी, just a second. Yes, yes, yes. Okay. Okay. So how do we break the barriers? By having the right policies, by giving training to our staff, by providing them the support, and the community in general accepting people with disabilities as a human being first and then focusing on the disability. So we have to break barriers at all these levels. Okay. And what is the end result? That is what we are aiming at, to give a life of dignity to this individual who has any kind of disability by giving him education, which will give him employment and which will make him empowered to live a life of dignity. Okay, so at that, I will end by this, just ending with a quote. Inclusion is a mindset. It is the way we treat others, the way they treat us. Inclusion is the opportunity to learn together and from one another. And we do it because it is the right thing to do. Period. Full stop. It's not a matter of choice. Rabindranath Tagore said, the highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. That we are able to assimilate, and we assimilate others because we are all small beings in this whole universe. We at no point should feel that we are superior to any other human being. We are all just small, minuscule. Hamari औकात ही क्या है? So if we have that kind of humility, we will be able to embrace diversity at all levels. Think about it. Ask questions to yourself. What is your attitude towards inclusive education? What is your attitude towards people with disabilities? Think about it. Nobody can give you answers. This is reflection with your own self, right? And thank you. These are the references. If you want to refer further, you can refer to this. So that is that. So I have 1 minute. Why am I not able to come here? Did you end the meeting? No, I've ended, but I'm not able to put it up. Hello, can you all hear me? Yes, ma'am. I don't know why I'm not able to come back to the meeting. There I am. Yes, there I am. Stop sharing. Yes, okay. Yes. So I have about 5 minutes for questions, but you can post your questions in the chat, and I will request the organizers to share the questions later, because at 1:30 I have another meeting to go for. So for 5 minutes, if you want to say something, you can please share that. Yeah. So I just hope whatever I have shared, you will be able to reflect on it, and you will be able to kind of change your attitude towards people with disabilities, and towards think and look at them with a different outlook, with a different approach, after having heard me for a little while. For some it would be repetitive, as I said, nothing new, but for some I'm sure. और हमें ऐसे बोलते हैं कि अगर एक भी हार्ट को आपने टच कर दिया, एक के भी दिल को आपने छू दिया, एक के भी थिंकिंग को आपने थोड़ा सा भी चेंज किया, so I think you have done your bit. So each one of us is here basically to do our bit. It is something that transformation is not going to happen overnight. Okay. Does anybody want to say something? We can take maybe one question. Is there again somebody from the organizers? Nobody. Nobody's there. Okay. आपका माइक नहीं, मुझे नहीं समझ में आप क्या पूछ रहे हैं, जरा पूछिए, फिर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। If there is any participant want to ask the question, they can ask for. Yeah, they can put their questions in the chat box, because मुझे जाना है, तो एक क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ, एक कोई क्वेश्चन, बाकी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, and I will take it later. They can send the questions to me, and I can address those questions. ठीक ठीक।
अभी मुझे चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन तो नजर नहीं आ रहा है। जी मैम, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो लेट मी अज्यूम दैट एवरीबडी नीड्स टू सोक इट इन। इसके ऊपर सोचें, इसके ऊपर विचार करें, इसके ऊपर आप मंथन करें इस बात को, और इसको सिर्फ एक जैसे बोलते हैं ना, एक फैशन है जी इंक्लूसिव एजुकेशन का, ऐसा न सोचे, उस प्रकार से इस बात को न ले, इसको इस प्रकार से ले कि ये एक अब जो है एक क्या बोलेंगे मूवमेंट चल रही है, एक ये मूवमेंट है, उसमें हम सब भागीदार हैं, और उस सब में हम सबका एक उत्तरदायित्व है कि हम सबको अपने लेवल पे कुछ न कुछ उसकी डायरेक्शन में करना है, राइट? One of the participants asked the question. That the parents are whether the factor of the involvement in the same process. Absolutely. Parents play a very, very important role. हर लेवल पे, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। मैं आपको यहाँ पर भी एक उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़की ने एडमिशन लिया, वो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड थी, ब्लाइंड थी कंजेनिटली, मतलब बाद में उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ था, एंड शी वाज नॉट ट्रेन्ड इन एनी मोबिलिटी स्किल्स और एनीथिंग, एंड शी वाज आल्सो वेरी क्या बोलेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसकी बहुत कम थी, और वो मतलब 35% पास कर करके वो कैसे उसने बीए में 50% लिया था वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी इज 50%। तो उसने कैसे वो लिया था वो भगवान जाने। अब वो फेल हो गई, सारे प्रैक्टिकम में फेल हो गई, सारे थ्योरी में वो फेल हो गई। तो उसके फादर ने इतना बड़ा ह्यू एंड क्राई मचाया कि आपने जानबूझ के उसको फेल किया है। जहां पर पेरेंट की बात मैं करती हूँ कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों के कई बार दुश्मन होते हैं, वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देना चाहते हैं। क्यों? दे वांट टू प्ले ऑन दैट डिसेबिलिटी कार्ड कि डिसेबल्ड है तो इनको बस दया, कंपैशन, चैरिटी में ही आगे आगे निकलते जाएं। वी डू नॉट बिलीव इन दैट। सो उन्होंने हमारे ऊपर आरटीआई किया, 2 बार आरटीआई किया, फिर हमने कैसे टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए, कैसे हम वी गेव इट लाइक बैक टूथ एंड नेल से हम उनसे लड़े, और बाद में हमने जीता, क्योंकि हम गलत नहीं थे। अगर वो बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट एंड यूज समबडी कि हम डिसेबल्ड है तो इनको ऐसे ही पास करो। नो, we were making all the adaptations, we were making all the concessions, we were doing whatever we preach। जो हम बात करते वो हम कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी ये तो जरूरी नहीं है ना कि सारे ब्लाइंड, सारे वो बहुत ब्राइट होंगे। उनमें से भी कोई मतलब द डिस्क्रिमिनेशन जैसे किसी भी क्लास में होता है वो डिसेबल्ड क्लास में भी है। डोंट, इनको हमें ऐसा हीरो भी नहीं बनाना है कि भाई सारे जो डिसेबल्ड हैं वो बहुत ब्राइट है, वैसा भी नहीं होगा, और सारे जो डिसेबल्ड है वो बिल्कुल गए गुजरे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वैसा भी नहीं होगा। It is like any other class. There will be some who will be average, there will be some who will be above average, and there will be some who will be below average. ये मान के ही हमें चलना है। तो जैसे हम रेगुलर क्लास को ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी ट्रीट करना है, और उन्हें अपने पांव पे खड़ा होके करने के लिए हमें तैयार करना है। और उन्हें इस बात से उनको मतलब दे शुड नॉट बेसिकली यूज देयर डिसेबिलिटी कार्ड, वो एक कई लोगों में होता है, वो भी हमें ध्यान रखना है, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है? All right. So I will take your leave now. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank Ma'am, you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Sorry? मैं हेमंत आप, 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा और हाँ बोलिए बोलिए हेमंत। मैम ऑन द बिहाफ ऑफ IIT एंड UGC सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी, आई हेमंत कौर मौर्य फॉर्मली गिव यू वोट ऑफ थैंक्स फॉर द सच अ नाइस एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन एंड योर लाइफ एक्सपीरियंस। मैम पर्सनली मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, यस मैं पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे और आज के लेक्चर के बेस पे आपको हमेशा से सुनना, और जैसा आपने बोला कि यदि हम थोड़ा सा भी किसी के एक कोई दिल को छू पाए तो हमेशा से आपका लेक्चर ऐसा होता है, ऐसा इनलाइटिंग होता है, ऐसा एनर्जेटिक होता है। आप उन्हीं चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे एग्जांपल्स लेके आती हैं जो लाइफ से हमारे जुड़े होते हैं, हमारे सराउंडिंग पे होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिल को छूते हैं। तो आई होप ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट एंड द ऑर्गेनाइजर, I formally give you a vote of thanks, and always we are trying to connect with us, and always we are trying to make something good in the field of inclusive education. Thank you, Hemant. Thank you for all the participants who heard me patiently. Thank you, ma'am. Thank you. Good things. So thank you very much, and all the best to you. Yes, And now thank I you. will Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sorry. Thank you very much. Sorry for the inconvenience at the starting. Not at all. Not at all. Not at all. It happened. It was an excellent session, ma'am. Thank you. Excellent session. Thank you. Thank you. Thank you very much.
All right, I will take your leave now. Okay, bye bye. Yes, yes. Bye bye. Bye bye. Yes. Thank you, ma'am. Now we can end the session.